छात्रों, कल के लेसन में अपन लोग हाउस प्रॉपर्टी पर आ गए थे और हाउस प्रॉपर्टी में भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाला अपन ने समझा। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू के संबंध में 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट थे। मकान का नगरपालिका मूल्यांकन और उसका उचित किराया। दोनों में से जो ज़्यादा होता है उसको शकल वार्षिक मूल्य मान लिया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है तो फिर रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत जो किराया निर्धारित है उससे ज़्यादा वो राशि नहीं हो सकती। ये 3 बातें हो गई। 3 बातें कौन कौन सी? नगरपालिका मूल्यांकन, उचित किराया और प्रमाप किराया, स्टैंडर्ड रेंट, अगर उस एरिया में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है तो इनके अनुसार आप लोगों ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाला और उसके बारे में अपन ने समझा। आज अपन उसका एक उदाहरण करके देखते हैं जो इस बुक में इलस्ट्रेशन 2 दिया हुआ पटेल चौधरी वाले में। एक बार मैं इसका वाचन कर देता हूँ। संपत्ति ए, बी, सी एवं डी के संबंध में निम्न विवरण दिया गया है। यानी 4 मकान हैं, ए, बी, सी एंड डी। ये 4 मकान हैं। चारों मकानों के संबंध में आपको विवरण दिए गए हैं। दैट्स आर पार्टिकुलर्स। और पार्टिकुलर्स इस तरह से दे रखे हैं। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू। चारों मकानों के म्युनिसिपल वैल्यू दिए हुए हैं, यानी नगर पालिका मूल्य दे रखे हैं चारों मकानों के। पहले मकान का नगर पालिका मूल्य 90,000, दूसरे मकान का 1,20,000, तीसरे मकान का 90,000 और डी का या चौथे का 1,20,000। ये सारे हैं नगर पालिका मूल्यांकन। और इसके नीचे दिया हुआ है फेयर रेंट, उचित किराया। ए, बी, सी एंड डी का 1,08,000, 1,44,000, 72,000, 1,44,000। ये हैं उचित किराया। उचित किराया आप लोग समझ चुके हैं कि उचित किराया क्या होता है। उचित किराया वो होता है जिसके ऊपर उस मकान को किराए पर उठाया जा सकता है, उचित किराया। और फिर एक दे रखा है आपको स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड एंड रेंट ए मकान के संबंध में दिया हुआ एन ए, नॉट अप्लीकेबल। स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पर नहीं है ए के संबंध में। बी मकान के लिए स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 99,000 और सी मकान के लिए भी स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 72,000। और इसी तरह से डी मकान के लिए भी स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 1,68,000। आपको ये पूछना चाहते हैं फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रेंट इन ईच केस। प्रत्याशित किराया। प्रत्याशित किराया वो आप लोगों से प्रत्येक परिस्थिति में जानना चाहते हैं, ठीक है। और अगर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है तो उस बात को अपन ध्यान में रखेंगे और उससे ज़्यादा प्रत्याशित किराया नहीं हो सकता। तो प्रत्याशित किराया ज्ञात करने के लिए अब आप एक हेडिंग डालेंगे और उस हेडिंग में ऊपर हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, प्रत्याशित किराया। और प्रत्याशित किराया निकालने के लिए आप कॉपी के जो राइट साइड है उधर अपन कॉलम ए बना देंगे, बी बना देंगे, सी एंड डी, हाउस प्रॉपर्टी के, हाउस ए, हाउस बी, हाउस सी एंड डी। और लेफ्ट साइड में थोड़ी जगह छोड़ी है पर्टिकुलर्स के लिए, जो विवरण अपन लिखेंगे उसके लिए। अब उसके बाद में इसकी शुरुआत करते हैं। मकान ए के संबंध में
आपको दे रखा है नगर पालिका मूल्यांकन 90,000 और उसका उचित किराया 1,08,000। इन दोनों में से जो ज़्यादा होता है उसको अपन प्रत्याशित किराया मानते हैं। तो इन दोनों में से ज़्यादा है 1,08,000। अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ होता तो उसको भी अपने को ध्यान में रखना पड़ता, लेकिन ए मकान की परिस्थिति में स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ नहीं है, अतः इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो अपन ने ले लिया। तो आप पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिख रहे हैं म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच इज़ हायर, जो ज़्यादा है, और अमाउंट के कॉलम में ज़्यादा वाले को दिखा दिया अपन ने 1,08,000। ये जो 1,08,000 है इसके लिए विवरणों में लिख देंगे अपन एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्सपेक्टेड रेंट हुआ 1,08,000। ये 1,08,000 प्रत्याशित किराया हो गया जो दोनों में से हायर हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद में मकान बी के संबंध में आते हैं। बी का नगर पालिका मूल्यांकन है 1,44,000। सॉरी, इसमें म्यूनिसिपल वैल्यू बी का दे रखा है 1,20,000 और फेयर रेंट है 1,44। दोनों में जो ज़्यादा होता है उसको लेते हैं अपन। तो अपन ने जो ज़्यादा है उसको 1,44,000 को ले लिया, और यहाँ पर फेयर स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है। स्टैंडर्ड रेंट है 99,000। प्रत्याशित किराया स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता उससे। तो स्टैंडर्ड रेंट अपना 99,000 है, और नगर पालिका मूल्यांकन और उचित किराए में जो ज़्यादा है वो तो है 1,44,000। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और स्टैंडर्ड रेंट की राशि है 99,000। इसलिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट अब हुआ 99,000 बी का। इसी तरह से अब सी में आ जाओ। सी में नगर पालिका मूल्यांकन 90,000 और फेयर रेंट दे रखा है 72,000 और स्टैंडर्ड रेंट भी दे रखा है 72,000। तो पहले तो अपन ने म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो भी ज़्यादा है उसको मान लिया, तो 90,000 को अपन ने ले लिया आधार के रूप में। लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 72,000, इसलिए प्रत्याशित किराया है, एक्सपेक्टेड रेंट है, वो 72,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए आप लिखेंगे 72,000 एक्सपेक्टेड रेंट 72,000, ये कर दिया। अब उसके बाद में आते हैं डी मकान। डी मकान में नगर पालिका मूल्यांकन 1,20,000, उचित किराया 1,44,000 और स्टैंडर्ड रेंट 1,68। सबसे पहले नगर पालिका मूल्यांकन और उचित किराए में जो ज़्यादा उसको ले लिया आधार के रूप में, तो जो ज़्यादा है वो है 1,44,000। स्टैंडर्ड रेंट तो इससे भी आगे है 1,68, इसलिए 1,44 में अपने कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रत्याशित किराया हुआ 1,44,000। प्रत्याशित किराया स्टैंडर्ड से कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये अपन ने जो वार्षिक मूल्य का निर्धारण कर रहे हैं अपन, वो धारा है एक 23(1)(a) के अंतर्गत कर रहे हैं। फिर उसी की आगे थोड़ा सा मामला और आता है और उस धारा को नाम दे देते हैं ये 23(1)(b), 23(1)(a) एंड 23(1)(b। ये दो तरह। ए में मकान खाली रहने के संबंध में कोई बात नहीं आती, लेकिन बी के संबंध में मकान खाली अगर रहा हो
तो फिर क्या करें, ये प्रोविज़न इसमें दिया हुआ है। वो धारा क्या कहती है, धारा 23(1)(b ये कहती है कि मकान संपत्ति या उसके किसी भाग को किराए पर उठाया जाता है और वास्तव में प्राप्त अथवा प्राप्य किराया, प्राप्त का मतलब रिसीव्ड और प्राप्य मानी रिसीवेबल, जिसमें से आपको नए वसूल हुए किराए को घटा देना है। ये घटाने के बाद में निर्धारित अपेक्षित किराए से ये अधिक आती है राशि, तो प्राप्त अथवा प्राप्य किराए को सकल वार्षिक मूल्य माना जाएगा। यहाँ एक स्टेप और आ गया कि वास्तव में प्राप्त और प्राप्य किराया उसको भी देखना है, और वो अगर अपेक्षित किराए से ज़्यादा आ जाता है तो वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है। ये आपको अपने को ध्यान में रखना है। फिर इसी में आता है नए वसूल हुआ किराए के संबंध में बात। अनरियलाइज रेंट के संबंध में अपने वैसे चर्चा कर ली थी। अनरियलाइज रेंट से वो किराया है जो वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ है और प्राप्त करने के लिए सारी कानूनी कार्रवाई कर ली है और उससे मकान भी खाली करवा लिया गया है। ये तो फिर उसके बाद में अब अपन प्राप्त किराया या प्राप्य किराए में से नए वसूल हुआ किराया अगर घटाते हैं तो घटाने की स्थिति अगर बनती है, घटाने की तो बननी पड़ेगी क्योंकि राशि अनरियलाइज रह गई, तो उस स्थिति में सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का निर्धारण कैसे करें। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का निर्धारण करने के लिए पहले चरण में तो ये कह रहे हैं कि एक बार तो धारा 23(1)(a) के अनुसार अपेक्षित किराया ज्ञात किया जाएगा। अपेक्षित किराया अपन ने अभी अभी ज्ञात किया है, वो अपेक्षित किराया, एक्सपेक्टेड रेंट। और दूसरे चरण में आपको अब देखना है प्राप्त अथवा प्राप्य किराया। अगर नए वसूल हुआ किराया है कोई अनरियलाइज्ड रेंट तो उसके घटाने के बाद में तो 2 पॉइंट आ गए। एक तो अपेक्षित किराया ज्ञात कर लिया अपन ने 23(1)(a) के अनुसार, और फिर 23(1)(b) के अनुसार प्राप्त अथवा प्राप्य किराए। अब दोनों में से जो भी राशि अधिक होती है वो कहलाता है सकल वार्षिक मूल्य। सकल वार्षिक मूल्य, सकल वार्षिक मूल्य की जब गणना करेंगे तो उसमें आप लोगों को देखना है वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराए की राशि। इसके संबंध में ये है कि गत वर्ष में किराएदार द्वारा देय संपूर्ण किराया प्राप्य कहलाता, देय ड्यू हो गया। यदि किराए की सारी राशि प्राप्त हो गई है तो प्राप्त एवं प्राप्य समान होगा, अन्यथा दोनों में अंतर आएगा। प्राप्य अलग होगा और प्राप्त अलग होगा। सकल वार्षिक मूल्य के निर्धारण के लिए वास्तविक किराए की गणना की जाती है। प्राप्त अथवा प्राप्य किराए से वास्तविक किराए की गणना की जाती है। कई बार परिस्थितियों की वजह से वास्तविक किराया प्राप्त अथवा प्राप्य किराए से भिन्न भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, उसमें पहला पॉइंट है मिश्रित अथवा संयुक्त किराए की प्राप्ति। कई बार किराए के साथ में सुविधाओं का मूल्य भी मकान मालिक ले लेता है, जैसे लिफ्ट के भी साथ में ले लिए, पानी बिजली के ले लिए, तो इस तरह से वो अलग हो सकता है। मकान मालिक द्वारा किराएदार के किसी दायित्व का भुगतान करने पर, मकान मालिक किराएदार के अगर कोई दायित्व का भुगतान करता है तो प्राप्त या प्राप्य किराए में वो राशि घटाएंगे, घटाने के बाद में वास्तविक किराए की राशि ज्ञात होगी। इसी तरह से किराएदार द्वारा मकान मालिक के किसी दायित्व का भुगतान, अगर किराएदार ने मकान मालिक के किसी दायित्व का भुगतान किया है तो
वो प्राप्त या प्राप्य किराए की राशि में जोड़ेंगे अपन। लेकिन कुछ दशाओं में कोई समायोजन नहीं होगा, जिसमें है किराएदार द्वारा अगर नगरपालिका का करों का भुगतान किया जाता है तो कोई समायोजन नहीं करेंगे, क्योंकि नगरपालिका करों के भुगतान का दायित्व किराएदार का होता है। और मरम्मत का दायित्व अगर किराएदारी अनुबंध के अनुसार किराएदार ने स्वीकार कर लिया है तो मरम्मत का दायित्व उसी का है। तो मरम्मत अगर किराएदार ने कराई है तो उसके संबंध में भी प्राप्त या प्राप्य किराए में कोई समायोजन एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इसी तरह से लास्ट में है किराएदार द्वारा मकान मालिक को जमा कराई गई राशि का ब्याज। किराएदार समझौते के अनुसार अगर एडवांस में कोई राशि पहले से जमा करा रखी है, मकान मालिक को कई बार पेशगी दी जाती है, तो इसके काल्पनिक ब्याज के ऊपर प्राप्त अथवा प्राप्य किराए में कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ये सारे काम करेंगे अपन, और ये करने के बाद में आप लोग ज्ञात करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उस परिस्थिति में जब मकान का रेंट है वो अनरियलाइज्ड रह जाए तो अपने को करना है। और ये काम अपन कल के दूसरे व्याख्यान में, दूसरे लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इसको एक बार इसकी थ्योरी का अध्ययन अच्छे से कर लें। थैंक यू।